विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को उदारवादी जो नेताओं का शिरोमणि नेता कहा जाता है। भारतीय जो स्वाधीनता आंदोलन के लिए जो संघर्ष चला, उसका कोई एक ही रास्ता या एक ही रूप नहीं था। उसमें उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी और गांधी जी के तेजस्वी नेतृत्व में कार्य कर रहे असंख्य अहिंसक आंदोलनकारी सभी इस राष्ट्रीय आंदोलन के अंग थे। इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही थे, जिनका कार्यकाल 1885 से 1905 तक का माना जाता है। इस काल के प्रमुख नेता थे ए हो ह्यूम, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। गोखले इसमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। वे शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाया। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर शासन तंत्र में सुधार और अनंतोगतवा स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गोखले स्वभाव से ही मृदु थे, अतः उनकी प्रवृत्ति यह थी कि नरम तरीकों से ही काम निकाला जाए। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को सामान्यतः आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं थी और गोखले के संबंध में तो ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। देश के प्रति अटूट निष्ठा, तप, त्याग, लगन और अनथक परिश्रम में वे राष्ट्रीय आंदोलन के किसी भी नेता से पीछे नहीं थे। तिलक के शब्दों में, बहुत ही छोटी आयु में गोखले ने अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित कर दिया और विविध रूपों में देश की अपरिमित सेवा की थी। अब हम उनका देखते हैं थोड़ा सा जीवन परिचय संक्षिप्त में कि गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म सन 1866 ईस्वी में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ था। जब उनकी आयु मात्र 13 वर्ष की थी, तभी उनके पिता का देहांत हो गया और उन्हें शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन उनमें दिल और दिमाग की अद्भुत योग्यताएं थीं। उन्होंने अपने जीवन में बड़ी तेजी से उन्नति की। गोखले 18 वर्ष की आयु में स्नातक हुए और 20 वर्ष की आयु में पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक हुए, जो आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 ईस्वी में प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। महादेव गोविंद रानाडे गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से बहुत अधिक प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन जस्टिस रानाडे के शिष्य के रूप में प्रारंभ किया। जस्टिस रानाडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश के मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वे इस संस्था के प्रमुख पत्र क्वार्टरली रिव्यू के संपादक भी नियुक्त हुए। 4 वर्ष तक वे समाज सुधार से संबंध पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे। 22 वर्ष की अल्प आयु में ही गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। सरकार की भूमि राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने परिषद में बहुत ही प्रभावोत्पादक भाषण दिए। 1889 ईस्वी में उन्होंने गोखले कांग्रेस के सदस्य बन गए और वे कई वर्षों तक
बम्बई प्रदेश कांग्रेस के मंत्री रहे। 1892 में अधिनियम की कमियों 1892 ईस्वी में गोखले कांग्रेस के सदस्य बनने के बाद बम्बई प्रदेश के कांग्रेस मंत्री रहे और 1892 में अधिनियम की कमियों पर उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। 1902 में उन्हें केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया और जीवन के अंतिम समय तक वे उस पद पर बने रहे। परिषद में उनके बजट भाषण बहुत ही तर्क एवं तथ्यों से पूर्ण और आकर्षक होते थे। सन 1904 में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब दिया और 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। केवल 39 वर्ष की अल्प आयु में ही इस गौरवपूर्ण पद पर पहुंचने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। इसके बाद गोखले अनेक वर्षों तक कांग्रेस की उदारवादी पक्ष के कर्णधार के रूप में कार्य करते रहे। गोखले ने विविध रूपों में देश की सेवा की। उन्होंने 1897, 1905, 1906, 1908, 12 और 13 और 1914 में कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की। इनमें से कुछ यात्राएं उन्होंने भारतीय प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए की थी। 1897 में वेल्बी आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए इंग्लैंड गए थे। वेल्बी आयोग के 2 प्रमुख प्रश्नों पर विचार के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था और वो प्रश्न थे, क्या भारत पर ऐसा कोई वित्तीय भार है जिसे न्याय की दृष्टि से इंग्लैंड को वहन करना चाहिए? दूसरा, भारत वित्त की समीक्षा। 1905 में गोखले ने हॉब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष अपने विचार रखे। 1905 में गोखले उस प्रतिनिधि मंडल के सदस्य होकर इंग्लैंड गए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को यह समझाने बुझाने के लिए गया था कि बंग भंग संबंधी अधिनियम न बनाया जाए, लेकिन उनके विवेकपूर्ण आग्रह का ब्रिटिश नेताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गोखले ने 1909 के सुधारों का पहले तो स्वागत किया, लेकिन बाद में सुधारों के व्यवहारिक रूप पर घोर निराशा प्रकट करते हुए उन्होंने नौकरशाही के कार्यों की कटु आलोचना की और सितंबर 1912 में भारतीय लोक सेवाओं की विभिन्न समस्याओं तथा कार्यप्रणाली के संबंध में जांच करने के लिए इस्लिंगटन की अध्यक्षता में एक शाही आयोग को नियुक्त किया गया था। श्री गोखले इस आयोग के सदस्य थे। अपनी इंग्लैंड की यात्राओं में गोखले ने भारतीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति तथा उसके पत्र इंडिया को सक्रिय बनाने में भी प्रशंसनीय कार्य किया। सर विलियम वेडरवन के सहयोग से उन्होंने इस पत्र को भारतीय आकांक्षाओं का एक ओजस्वी एवं यथार्थवादी प्रवक्ता बना दिया। 1910 से 1912 में गोखले ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नेटान के करारबद्ध भारतीय श्रमिकों की सहायता के लिए प्रस्ताव रखे। इन श्रमिकों की स्थिति आज के बंधुआ श्रमिकों से भी बदतर थी। 1912 में वे गांधी जी के निमंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका आए और वहां उन्हें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय सत्याग्रहियों तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार के बीच समझौता कराने में सफलता मिली। उन्होंने गांधी जी को सूचित किया कि पंजीकरण के काले अधिनियम को रद्द कर दिया जाए और 30 पाउंड के घृणित कर को समाप्त कर दिया जाए। गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोखले के मन में गांधी जी के लिए गहरा स्नेह और सम्मान था। गांधी जी उन्हें पुण्यात्मा गोखला कहा करते थे। उनके निर्दोष
देशभक्त और आकर्षक व्यक्तित्व का ब्रिटेन के नेताओं पर भारी प्रभाव पड़ा था। अपनी चारित्रिक श्रेष्ठता, गंभीर सत्यनिष्ठता तथा मातृभूमि की अनवरत सेवा से वे भारत तथा विदेशों में अनेक लोगों की प्रशंसा और सम्मान के पात्र बन गए। उनकी कर्तव्यनिष्ठा ने उन्हें भारी सम्मान दिलाया था, लेकिन यह सब कुछ उनके स्वास्थ्य के मूल्य पर ही हो पाया था और 19 फरवरी 1915 को 49 वर्ष की अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया था। गोखले के देहावसान के बाद इंग्लैंड की लार सभा में बोलते हुए लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि उन्हें कभी किसी भी राष्ट्र का ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसमें उनसे ज़्यादा संसदीय प्रतिभा हो। भारतीय राजनीति की उदारवादी धारा के साथ जुड़े हुए व्यक्तियों, विशेषतः तिलक, उग्रवादी धारा के जो व्यक्ति थे उनमें तिलक के साथ उनके मतभेद थे, लेकिन इन मतभेदों में कोई संकीर्णता नहीं थी। 1908 और 11 के वर्षों में 8 से 11 के वर्षों में गोखले ने तिलक की कारावास से मुक्ति के लिए भारी प्रयत्न किए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि देने का प्रस्ताव किया था, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भारत मंत्री परिषद की सदस्यता ग्रहण करने से भी इनकार कर दिया। उनकी इन अस्वीकृतियों में उनकी सेवा भावना, त्याग भावना और देशभक्ति की भावना निहित थी। तो ये आज हमने गोखले के बारे में संक्षिप्त जीवन परिचय का अध्ययन किया। धन्यवाद।